हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मर वाला जो क्वेश्चन था मैंने आपसे पूछा था और आपके कुछ कमेंट्स भी आए, कुछ टीचर्स के भी कमेंट्स आए, कुछ ने सही जवाब भी दिया, बढ़िया लगा। मैं उसको डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूँ और बताने का पर्पस एक और है बच्चों, खासकर वो बच्चे जो टॉप 100 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टॉप 100 के लिए। कारण क्या है कि जो टॉप 100 के लिए नहीं सोच रहे हैं वो तो वाइंड अप करें अपने सिलेबस को, उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो टॉप 100 के बारे में सोच रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से जेई एडवांस के पेपर आ रहे हैं 2020 हो या 21 हो, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन को लेकर के क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो 2020 में। तो ये बातें ट्रांसफॉर्मर को लेकर के किसी बुक ने डिस्कस नहीं की हैं, तो जेई इस पर जरूर से क्वेश्चन पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी की सारी बातें हम अपने फंडामेंटल मतलब बेसिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में आता हूं, जो क्वेश्चन था उसके बारे में बात करता हूं, उसके बाद फिर उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो क्या था, ये एक ट्रांसफॉर्मर बना देता हूं। पहले तो ये लीजिए साहब, ये एक ट्रांसफॉर्मर, एक कहलाती है प्राइमरी कॉइल, दूसरी कहलाती है सेकेंडरी कॉइल। क्यों बच्चों, ठीक है ना भाई? इस तरीके से कॉइल्स होती हैं। यहां पर हम एसी सोर्स लगाते हैं और यहां पर आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस जनरली लेते हैं। ठीक, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम आप देखते आए हैं। और इसमें एक खास बात होती है, अगर आपको पता हो, ये अगर प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, तो बच्चों एक चीज तो आप देख के ही बता सकते हैं। और वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस आयरन कोर की खास बात, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की खास बात होती है कि हम, या यूं कहें कि हम ऐसा मानते हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स कंजर्व रहना चाहिए। इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि फ्लक्स कंजर्व रहना चाहिए। नाउ फ्लक्स कंजर्व जब भी बोला जाता है, ये वर्ड बोला जाता है बच्चों, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ध्यान से देखिए, दिख ही रहा है। मीनिंग मैं क्या बताऊं आपको, दिख रहा है साफ साफ। क्या दिख रहा है बच्चों आपको? मेरे हिसाब से ये दिख रहा है कि अगर यहाँ पर 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इनसे पास हो रही, तो 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां से भी पास हो रही। इसका मतलब अगर मैं इसमें n1 नंबर ऑफ टर्न्स बोलूं प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में n2 नंबर ऑफ टर्न्स बोलूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइमरी कॉइल से जो लिंक्ड फ्लक्स है, तो n1 टाइम्स हर एक लूप से लिंक्ड फ्लक्स। और आपको पता है हर एक लूप से लिंक्ड फ्लक्स 3 फील्ड लाइंस यहां दिख रही हैं, या ये तो कह सकते हैं कि हर एक लूप से यहां पर और यहां पर दोनों केस में ईच टर्न, हर एक टर्न से नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है, मतलब फ्लक्स सेम है। क्लियर? मान लेते हैं वो फ्लक्स फाई है, तो क्या मैं कह सकता हूं φ1 प्राइमरी कॉइल से n1 फाई होगा और φ2 बराबर n2 फाई होगा। ठीक बच्चों, क्लियर? मैंने कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे थे कि वी इनपुट और वी आउटपुट में जो रिलेशनशिप जनरली बताई जाती है n1/n2, वो रिलेशनशिप मैक्सिमम की होती है, आरएमएस की होती है। और अगर होती है तो फिर फेज डिफरेंस क्या होता है, ये बात अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन पूछा था एक। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था पावर का। पावर हम लोग 100% अगर ट्रांसमिशन मानते हैं तो वी इनपुट आई इनपुट इक्वल्स टू वी आउटपुट आई आउटपुट यूज करते हैं। ठीक, जबकि ये कैसे यूज कर सकते हैं फेस के बारे में तो कोई बात ही नहीं होती है। मैंने आपको ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है यूज कर पाए, इवन 100% पावर ट्रांसमिट हो रही है उसके बावजूद भी जरूरी नहीं कि कर पाए। तो उन सारे क्वेश्चन के तो आंसर दूंगा ही दूंगा बच्चों, कुछ और भी बढ़िया बात बताऊंगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि टॉप 100 की जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो इस वीडियो को जरूर से देखें, बल्कि वो मैं तो कहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो लाइक भी करें। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, इस φ1 की वैल्यू को क्या मैं कह सकता हूं? वैसे एक और बात बताता हूं, इसको सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो भी जरा बना देता हूं आपके सामने। इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा अगर आपने 2020 का क्वेश्चन जेई का देखा हो तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके का बना हुआ दिखेगा कि यहां पर मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है, यहां पर M दिया जाता है, ये L1 बोला जाता है, ये L2 बोला जाता है, और ऐसा क्वेश्चन जेई में आ चुका है। ये यहां पर इनपुट है, ये इनपुट साइड है, मतलब प्राइमरी वाली साइड है। मान लेते हैं वो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो V इनपुट वाला V0 sin ओमेगा t है बच्चों। और यहां पर हम मेजर करेंगे
V आउटपुट। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये कई बार दो लाइन ड्रॉ कर दी जाती है थोड़ी स्टाइल मारने के लिए, और ये है म्यूचुअल इंडक्शन M जो इन दोनों के कॉइल के बीच का है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये φ1 की वैल्यू, जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसको मैं N1 φ कह रहा हूं बच्चों, ये L1 I1, अगर यहां करंट I1 है और यहां करंट I2 है, तो L1 I1 प्लस M I2 होगी। सहमत है? अभी देखो शानदार रिजल्ट आ रहा हूं, जिसका डेरिवेशन आपने एक्चुअल में देखा नहीं है, याद किया है, बताता हूं। अभी जब आएगा तो आपको बताऊंगा। दो रिजल्ट बढ़िया आपको बता रहा हूं ट्रांसफार्मर में, जो आपने इसके पहले नहीं पढ़े होंगे। ध्यान दीजिएगा। φ2 N2 φ इक्वल्स टू N2 φ2 तो नहीं लिखूंगा यार, N2 इंटू φ लिखूंगा। यहां पर क्या आएगा बच्चों? L2 I2, अगर वो L2 है तो L2 I2 प्लस M I1। ठीक है, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया। ठीक, अब यहां से ध्यान से देखो, तो दोनों फाई को अगर मैं इक्वेट करूं तो अपना कुछ काम बनने वाला है। कि क्या काम बनने वाला है, या इस इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दूं तो उससे भी काम बन जाएगा। तो मैं डिवाइड करता हूं। डिवाइड करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को उड़ा देता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको डिवाइड करता हूं। अगर डिवाइड करते हैं तो ये आता है बच्चों यहां से N1 बाई N2 इक्वल्स टू L1 I1 प्लस M I2 डिवाइडेड बाई L2 I2 प्लस M I1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये बताइए, ये I1 जो भी रिलेशनशिप है, ये वाली रिलेशनशिप जो आपको दिख रही है, ये I1 और I2 की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। मतलब अगर मैं यहां पर I2 को 0 डाल दूं, तो भी तो ये इक्वेशन सही होगी। और या I1 को 0 डाल दूं, I2 को 0 नहीं डाल तो भी ये इक्वेशन ठीक होगी ना बच्चों। तो अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, एक बार I1 इक्वल्स टू 0 रखते हैं, I2 इक्वल्स टू I रखते हैं, और देखते हैं ये इक्वेशन क्या हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन क्या हो गई? I1 0 है तो L1 I1 में ये हो गया 0, ये आया MI। ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई I1 0 और I2 की वैल्यू I, तो L2 I बराबर बोलिए बच्चों N1 बाई N2। ठीक है क्या? ये रिलेशनशिप आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आप ये डायग्राम चूंकि देख चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है। मैंने इस साइड वाले को N1 बोला है, इस साइड वाले को N2 बोला है, तो इस डायग्राम को मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि इसका काम अब हो गया है खत्म। ये लीजिए साहब, इसको मैंने गायब कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार मैं क्या करने जा रहा हूं, अगली बार I1 बराबर I रखूंगा और I2 बराबर 0 रखूंगा। इस बार I2 बराबर 0 और I1 बराबर I। एक मिनट, ये तार कुछ फंसते ही चला जा रहा है, इसको सही करता हूं। हाँ, ठीक हो गया। I1 बराबर I और I2 बराबर 0। तो जरा इसमें रख के देखते हैं क्या आ रहा है। I1 बराबर I, यहां पर क्या आया? L1 I प्लस M I2 में I2 0 हो गया, डिवाइडेड बाई बोलो बच्चों L2 I बराबर, क्योंकि I2 0 है तो ये L2 I2 तो नहीं आएगा, ये आएगा यहां पर MI इक्वल्स टू N1 बाई N2। ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये थी इक्वेशन नंबर 1। यहां से I कैंसिल हुआ, यहां पर भी I से I कैंसिल हुआ। पता है इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक शानदार रिजल्ट आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी एक शानदार रिजल्ट आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2, जरा मल्टीप्लाई करें, देखें तो चला क्या क्या कैंसिल होगा। क्या N1 N2 कैंसिल हो जाएगा? क्या नहीं होगा। क्या इस बार कैंसिल होगा? M कैंसिल होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों? L1 बाई L2 इक्वल्स टू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। बड़ा ही मजेदार रिजल्ट। या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो उनके सेल्फ इंडक्टेंस के रेशियो का स्क्वायर रूट होगा। ये एक बढ़िया रिजल्ट है जो आपने ट्रांसफार्मर में इसके पहले कभी नहीं देखा है बच्चों। खैर हम आगे की बात करते हैं। अब एक काम करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, बाद में इसका यूज होगा। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। क्या आया? डिवाइड करने से आ रहा है M अपॉन I2 डिवाइडेड बाई M अपॉन I2 तो नहीं है, सॉरी, M अपॉन L2 है बिल्कुल, और ये है L1 अपॉन M। L1 अपॉन M बराबर कितना आया बच्चों? 1। यहां से देखें जरा, अरे ये क्या आ गया सर जी, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज आ गई। M स्क्वायर इक्वल्स टू L1 इंटू L2, M स्क्वायर इक्वल्स टू L1 इंटू L2। तो देखा देखा सा लग रहा है यार, हमारे सर ने हमें पढ़ाया था कि M की वैल्यू होती है K टाइम्स अंडर रूट L1 L2, जहां K जो है वो कपलिंग कांस्टेंट या कपलिंग कोफिशिएंट कहलाता है। याद आया क्या? बिल्कुल। और कपलिंग कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता था?
फ्रैक्शन ऑफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल, याद आया, यहाँ 100% है। क्यों, देखो जरा ध्यान से इस डायग्राम में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ से 3, यहाँ से 3, इस कारण से यहाँ के की वैल्यू 1 आनी ही थी। तो बच्चों ये प्रूफ हो गया, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। इस केस में, ट्रांसफॉर्मर के केस में आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो जिसके लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वी इनपुट और वी आउटपुट के बारे में आपका क्या कहना है। ठीक है साहब, तो उस पर भी आते हैं बच्चों, वो भी देख लेते हैं जरा। तो अब जरा इसकी बारी है, इसको रिमूव करते हैं, इसका यूज होगा बाद में, देख लेंगे तब, इतना तो मुझे याद हो ही चुका है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा। तो मैं उस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं जिस सर्किट की मैंने बात की थी। ये है वी इनपुट, मतलब वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये रहा वो सर्किट। ये रेजिस्टेंस आर, ठीक है, और यहां पर वी इनपुट की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने अब डिस्कस किया था। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा, ये है I1 करंट, ये है I2 करंट, इसी को ले करके तो हमने ये सारी चीजें डिराइव की है बच्चों। जरा अब एक बार काम करते हैं, अब इक्वेशन लिख देते हैं। कौन सी इक्वेशन आप लिखते हैं? अरे वो लूप में चलने वाली किरचॉफ सेकंड लॉ के करस्पॉन्डिंग। क्या लिखेंगे, जरा इस लूप में घूमते हैं, क्या इक्वेशन लिखेंगे? वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस N1 डी फाइव बाई डी टी टोटल EMF, यही तो होगा जनरेट बच्चों। अरे इस डायरेक्शन में चल रहे हो, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो याद करें, आपने पढ़ा होगा ना, करंट के डायरेक्शन में चलने पर माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखते हैं। अरे वो लेंज लॉ, फैराडे लॉ में पढ़ा था ना, ये माइनस डी फाइव बाई डी टी EMF होता है। तो यहाँ पर माइनस N1 डी फाइव बाई डी टी बराबर 0। आपने एक लूप कंप्लीट कर लिया। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। जरा इस लूप में घूम जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखेंगे। यहाँ पर हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? माइनस N2 डी फाइव बाई डी टी माइनस I2R इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4 से डी फाइव बाई डी टी को उड़ा दीजिए, आपको एक शानदार रिजल्ट मिलेगा। आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के फेस, मतलब इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के फेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो कैसे, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। I2R की वैल्यू बोलो क्या हो रही है यहाँ पर? ये आ रही है माइनस N2 टाइम्स डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू ऊपर से रख दो, तो ये क्या आएगी? अपॉन N1 वी नॉट साइन ओमेगा टी। I2R पता है क्या है? I2R क्या है? I2R याद करें, यही तो आउटपुट वोल्टेज है, इसी को तो आउटपुट वोल्टेज कहते हैं हम लोग। तो बताइए, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, ये है इनपुट वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है बच्चों? चेक करिए, क्या एक दूसरे का माइनस है? अच्छा ये बताइए, माइनस का बच्चों मीनिंग क्या होता है? अगर एक दूसरे का माइनस है तो उसका मतलब क्या है? फेज डिफरेंस के बारे में मैं पूछ रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे को बोला गया है वी आउटपुट इज नेगेटिव माइनस टाइम्स N2 बाई N1 वी इनपुट ऑलवेज, अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो बताइए इसका क्या मीनिंग है फेस को लेकर के? क्या कह सकता हूं वी इनपुट और वी आउटपुट के बीच का फेस डिफरेंस पाई होगा? तो आपने जो बच्चों पढ़ा था आज के पहले कि वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट इक्वल्स टू माइनस N2 बाई N1 नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था N2 बाई N1, वो थी RMS वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। अगर कोई कहता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू का रेशियो पता करिए, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, और माइनस साइन क्या डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है? कि फेस डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इज पाई। ये पता चल गया, बढ़िया चीज। ये वीडियो का पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आते हैं। पावर वाला फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होना चाहिए? मतलब V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2 हम कब लगा सकते हैं और कब नहीं, जरा ये वाली बात भी देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां से I2 की वैल्यू आ चुकी है। I2 की वैल्यू कितनी आई है? माइनस N2 बाई N1 V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। इस इक्वेशन से यहां से I2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। इस इक्वेशन में मैं फाई की वैल्यू डाल देता हूं। फाई की वैल्यू क्या थी? N1 फाई की मैं याद दिलाता हूं। N1 फाई की वैल्यू थी बच्चों L1 I1 प्लस M I2, यही थी क्या? यही थी। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं, तो क्या आ गई इक्वेशन? वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस माइनस L1 डी बाई डी टी, सॉरी डी बाई डी टी, इसको हटा देते हैं भाई यहाँ पर,
भाई n1 d5 बाई dt है ना, इसको d बाई dt ऑफ n1 फाई बोल सकते हैं, मतलब n1 फाई का मतलब ये इसका d बाई dt। तो क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस L1 di1 बाई dt माइनस m di2 बाई dt इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां पर di2 बाई dt की वैल्यू अगर मैं इस टर्म में रख दूं टाइम के फंक्शन में, तो केवल i1 की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करके दिखाता हूं, छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आसान चीज नहीं बता रहा हूं, और आसान होती तो सारी किताबें आपको पहले से ही बता के रखती, जाहिर सी बात है, इतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो i2 की वैल्यू ये लिखी हुई है, di2 बाई dt की वैल्यू बोलो फटाफट जल्दी से, di2 बाई dt डिफरेंशिएट किया, कितना आया, माइनस n2 बाई n1 v नॉट ओमेगा बाई r cos ओमेगा t। ये आ गया जी, अरे ये क्या आ गया, di2 बाई dt की वैल्यू आ गई ना, डिफरेंशिएशन करना आता है कि नहीं आता, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। तो देखें इक्वेशन क्या बनती है, v नॉट साइन ओमेगा t माइनस L1 di1 बाई dt माइनस m टाइम्स ये वाली वैल्यू, तो माइनस यहां पर भी है तो प्लस हो जाएगा, m टाइम्स n2 बाई n1 v नॉट ओमेगा बाई r cos ओमेगा t इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। हाँ, n2 बाई n1 याद दिलाता हूं, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, आपको याद आ जाएगा। क्या सर जोर डालें दिमाग पर, ये पहला कंक्लूजन मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से, हाँ हो गया डिलीट। तो दिमाग पर जोर क्या डालें, n2 बाई n1 की वैल्यू अगर आपको याद है तो रूट L2 बाई L1, एक तो ये बात रिजल्ट हमने आज ही डिराइव किया है, अभी डिराइव किया है, आज क्या बोलूं इसी वीडियो में, ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट करने जा रहा हूं बच्चों। तो v नॉट साइन ओमेगा t माइनस L di1 बाई dt प्लस m की वैल्यू रूट L1 L2, n2 बाई n1 की वैल्यू n2 बाई L1 की वैल्यू रूट L2 बाई L1 v नॉट ओमेगा बाई r cos ओमेगा t इक्वल्स टू 0। L1 रूट L1 कैंसिल, ये क्या आ गया, रूट L2, तो L2 आ गया पूरा, तो ठीक है, इस इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूं बच्चों, v नॉट साइन ओमेगा t माइनस L1 di1 बाई dt, ओहो ये L1 था यार शुरू से ही, प्लस v नॉट ओमेगा L2 बाई r cos ओमेगा t बराबर 0। जरा ध्यान से देखो, इस टर्म को और इस टर्म को क्या मैं फेजर से ऐड कर सकता हूं क्या, चलिए अलग से इसको फेजर से ऐड करते हैं, ठीक है, और फिर यहां पर लिखेंगे इस चीज को कि ये कितना आ रहा है। ठीक, इसको डिलीट कर दिया मैंने, अब इसको फेजर से ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस रिजल्ट को मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, तो ये है v नॉट साइन ओमेगा t प्लस v नॉट ओमेगा L2 बाई r cos ओमेगा t को बच्चों लिख सकता हूं साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 बराबर 0 लिखा जा सकता है। ठीक, चलिए फेजर से ऐड करते हैं, तो फेजर में पहला फेजर क्या आएगा, v नॉट का आएगा, दूसरा इससे 90 डिग्री आगे आएगा, कितना आएगा, v नॉट ओमेगा L2 बाई r, और से दिस एंगल इज अल्फा। तो चलिए बताइए क्या ये 0 तो नहीं होगा भाई, हाँ इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू होगी v नॉट, ये वाला रिजल्टेंट भाई, रूट ओवर 1 प्लस ओमेगा L2 बाई r का होल स्क्वायर साइन ओमेगा t, कितना एंगल आगे ये अल्फा, तो साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, वेयर tan अल्फा इज हाउ मच बच्चों, tan अल्फा इज ओमेगा L2 बाई r, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। ठीक, सही है जी, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, सारी चीजें तो बता ही रहा हूं यार। अभी हम पुराने वाली चीज पर पहुंचे नहीं है कि क्या पुराने वाली चीज थी, हमें प्रूफ करना है v1 i1, या डिसप्रूफ करना है, मतलब उसको गलत प्रूफ करना है कि v1 i1 इक्वल्स टू v2 i2 होता है कि नहीं होता है। अरे वही तो चीज प्रूफ करने के लिए जुटे हैं यार, तब से याद आया कुछ, खो गए कहीं नहीं, ठीक है, ये टर्म जो है कोई चीज नहीं है, ये टर्म इन दोनों को बस ऐड किया है। तो वापस से वो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं बच्चों जो यहां लिखी है, ये इक्वेशन को वापस से यहां पर लिखने जा रहा हूं, इन दोनों को ऐड किया, कितना आया, v नॉट रूट ओवर 1 प्लस ओमेगा L2 बाई r का होल स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। ठीक है, आगे बढ़ो, माइनस L1 di1 बाई dt
बराबर बोलो 0। अब इसको सॉल्व करना है I1 को निकालने के लिए। इसको सॉल्व करना इजी है, पता है क्यों इजी है? ऐसे इमेजिन करो, ये कोई सोर्स है, ये कोई सोर्स है, ये कोई सोर्स है। सोर्स वोल्टेज चेक करो भाई, हो सकता है कि जिसका मैग्नीट्यूड ये हो और उसका फेस इस तरीके से दिया जा रहा हो, मतलब साइन के अंदर, और उससे इंडक्टर लगा दिया है, इसमें I1 करंट है, चेक करो। क्या ये इक्वेशन तब भी आएगी जब मैं इसको इस V सोर्स की वैल्यू को ये अगर रख दूं, ठीक है, तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा? ये तो लिखूंगा ये वाला सोर्स का वोल्टेज माइनस L1 di1/dt इक्वल टू 0। याद करें, आपने इंडक्टर सर्किट AC में जो पढ़ा था, तो क्या करते थे उसमें? याद करो, दिमाग पे जोर डालो, जोर डालो, जोर डालो। करंट वोल्टेज से π/2 लैग करती थी, या यूं कहें कि वोल्टेज करंट से π/2 लीड करता था, ठीक। तो ये फेस किसका दिया हुआ बच्चों? वोल्टेज का। हमें किसका निकालना है? करंट का। तो निकाल लेते हैं साहब, इसमें क्या दिक्कत है? अभी लीजिए, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं और बताते हैं आपको। ये आया। तो देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 की वैल्यू आएगी V/Z। इस सर्किट का Z क्या होता है पता है? ओमेगा L1। तो V0 √1 प्लस ओमेगा L2/R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z, मतलब ओमेगा L1। ये आ गया बच्चों, ठीक है। साइन ओमेगा t प्लस अल्फा माइनस π/2 लैग करेगी करंट, तो बच्चा पार्टी। ये है करंट का एक्सप्रेशन। कौन सी करंट का? प्राइमरी सर्किट की करंट का एक्सप्रेशन। देखिए फेज डिफरेंस 0 नहीं है, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू क्या है? V0 साइन ओमेगा t, जबकि करंट की वैल्यू क्या है? साइन ओमेगा t प्लस अल्फा माइनस π/2। तो फेज डिफरेंस 0 नहीं है। तो जो लोग लिखते हैं कि इनपुट पावर V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2 लिखा करते हैं, तो इनपुट पावर V1 I1 नहीं होगी। क्लियर है? तो फिर सर एनसीईआरटी गलत कैसे लिख सकती है? नहीं, एनसीईआरटी ने चालाकी से काम किया, गलत नहीं लिखा है। उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना। ये एक स्पेशल केस में वैलिड है बच्चों, पता है कब? ध्यान से सुनिएगा। आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ध्यान दीजिए जरा। 10 अल्फा की वैल्यू बोलिए। 10 अल्फा हमने क्या लिखा था? ओमेगा L2/R लिखा था। इसमें R टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स बोलो π/2। अरे बोलो ना यार। तो अल्फा टेंडिंग टुवर्ड्स π/2, तो ये वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स बोलो 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 0। अब देख लो, तो अब फेज डिफरेंस I1 और V इनपुट में अगर आप ध्यान दें तो 0 आएगा। तो इस फॉर्मूले की कंडीशन पता चल गई। क्या है इसकी कंडीशन? इसकी कंडीशन ये है, इफ आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। ये तो कहीं हमने पढ़ी नहीं थी। देन ओनली हम लिख सकते हैं V इनपुट I इनपुट इक्वल्स टू V आउटपुट I आउटपुट। अदरवाइज हम नहीं लिख पाएंगे। हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? cos phi का फैक्टर। यहां पर V1 I1 ये सब RMS वैल्यू हैं या मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों साइड से। दोनों साइड या तो RMS लीजिए या दोनों साइड मैक्सिमम वैल्यू लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? जो लोग भी, मैं बोल रहा हूं फिर से आपसे, बहुत संभावना है जेईई में फिजिक्स का पेपर अच्छा बना तो इसको लेकर के आने की संभावनाएं इसलिए बहुत ज्यादा है कि इस पर अभी तक कोई किसी बुक ने जिक्र नहीं किया है, जबकि इसमें बताई गई सारी चीजें आपके सिलेबस की हैं। ठीक है बच्चों? ठीक। अगर सिलेबस में होने के बावजूद भी नहीं पूछा गया तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा, और खासकर जो बच्चे, जो स्टूडेंट टॉप 100 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से खुद से घर पे सॉल्व करिए और देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।